बैठक कक्ष भर गया था, तनाव और शक से भरे चेहरों का समुद्र, जैसे कोई शतरंज का खेल शुरू होने वाला हो। मेरे पेट में हलचल मच रही थी यह समझकर कि आर्ण चोरी के आरोप महज अटकलें नहीं थे, बल्कि एक विश्वासघाती साजिश के औजार थे। मैं कांच की मेज के सिरे पर खड़ी थी। मेरी नजरें सामने रखे पीले पड़ चुके कागज पर टिकी हुई थीं, जैसे वह मुझे बांधने वाली कोई बेड़ी हो। वहां लिखे शब्दों के प्रभाव ने मुझे जैसे किसी वार की तरह झकझोर दिया। कार्तिक मेहरा, परियोजना प्रमुख। वह परियोजना जिसे मैंने महीनों तक सोचा और विकसित किया था। मेरा नाम लक्ष्मी है, 38 वर्ष, परियोजना प्रबंधक। मैंने मन ही मन दोहराया, एक दृढ़ मंत्र जो भावनाओं के भंवर का विरोध कर रहा था। शारीरिक हमले मेरे तरीके नहीं थे। मैंने हमेशा भावनाओं के बजाय तर्क को प्राथमिकता दी थी। मुझे जो महसूस हो रहा था वह केवल आक्रोश ही नहीं था, बल्कि अपनी सच्चाई को वापस पाने की तीव्र आवश्यकता थी। वे यह भूल गए थे कि मैं ही इस विचार की जननी हूं। कमरे में नजरें सिर्फ बहस के लिए तैयार नहीं थीं, वे शिकार में लगी हुई थीं। हर पल मैं उन भावों को पढ़ रही थी जो बन रहे थे। कार्तिक अपनी खुशी को एक तुच्छ मुस्कान से छिपाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी साथी बेला एक सुनियोजित उदासीनता दिखा रही थी। क्या बदल गया था? एक समय पर मैंने उनकी प्रशंसा की थी। मेरे विश्वास ने उनकी दुष्ट मंशाओं को छुपा दिया था। मैंने खुद से सवाल किया कि मैंने कहाँ गलती की, किस बिंदु पर मैंने सावधानी की जगह कमजोरी को आने दिया। मैंने शांत रहते हुए अपने दिमाग को एक चुस्त प्रणाली की तरह व्यवस्थित होने दिया। पहिए घूम रहे थे और उस अंतराल में नए विचार उभर रहे थे। मुझे लग रहा था कि दबाव स्पष्टता में बदल रहा है। तूफान बिना चेतावनी के नहीं आता, मैंने सोचा। यह निश्चय मुझ में फैल गया। जैसे ही संकल्प बढ़ता गया, यह केवल घमंड का मामला नहीं था, यह मेरे काम और पेशे की अखंडता को बहाल करने के बारे में था। लगभग सहज रूप से मैंने अपनी आवाज ऊंची की। यह विचार मैंने ही विकसित किया था। यह कथन कमरे में गूंजा और नजरें और भी तेज हो गईं। कार्तिक अपने शब्दों में लड़खड़ा गया, सच्चाई के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से सामूहिक योग्यता के बारे में बात की, लेकिन उसका स्वर भी एक निंदक आनंद जैसा लग रहा था। हर शब्द पेट में एक घूंसा था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कमरे ने जो पहले सहयोगी बातचीत का स्थान था, अब वह साजिशों का खदान बन गया था। माहौल विद्युतीय रूप से आवेशित था और मैं आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार हो गई। मुझे घेरते संदेह के बावजूद मुझ में बढ़ता विश्वास उभरा। मैं सिर्फ अन्याय का सामना नहीं कर रही थी, मैं उसके सार को उजागर करने वाली थी। मेरी नजरें पूरी तरह से कार्तिक पर टिक गईं, जो अब स्थिति की गंभीरता को समझने लगा था। उसने युद्ध की घोषणा की थी और मैं उसे जीतने के लिए दृढ़ थी। महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि न्याय के लिए। यह लड़ाई हार में समाप्त नहीं होगी। मैं अपने निवेशित कठिन परिश्रम को व्यर्थ नहीं होने दूंगी। सच्चाई मेरे बस में थी और हर गुजरते दिन के साथ यह और स्पष्ट होती जा रही थी। वे यह भूल गए थे कि मैं ही इस विचार की जननी हूं। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए मैंने एक योजना बनानी शुरू कर दी। जांच बहुत जल्द शुरू होगी और उन्हें पता भी नहीं होगा कि पर्दे के पीछे क्या तैयार हो रहा है। कार्तिक हमेशा से ही एक चालाक प्रतिद्वंद्वी रहा है। जिस पहले प्रोजेक्ट पर हमने साथ काम किया, उसकी महत्वाकांक्षा हर इशारे और शब्द में दिखाई देती थी। जबकि मैं एक सहयोगी माहौल बनाने के लिए समर्पित थी, वह लगातार खुद को अलग दिखाने की कोशिश करता था, जैसे किसी की सफलता दूसरे के पतन पर निर्भर करती हो। हमारे बीच का माहौल प्रतिस्पर्धा के एक कपटी सर्पिल में बदल गया, जहां प्रशंसा एक दूर की याद बन गई। बेला के साथ मेरी दोस्ती उस तनाव के बीच एक ताज़ी हवा की तरह थी। हम काम के प्रति जुनून और उत्कृष्टता की खोज से जुड़ी हुई थीं और मुझे उस पर भरोसा था। वह विचारों को साझा करती थी, हमारी निराशाओं पर हंसती थी और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाती थी। हालांकि परियोजना के विकास के साथ मुझे एहसास हुआ कि कार्तिक हमारी गतिशीलता
में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा था। वह बैठकों में बेला की प्रशंसा करता था, उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता था, जबकि मुझे हमारे बीच की दूरी कम होती हुई महसूस हो रही थी। हर बैठक एक अखाड़ा बन गई जिसमें कार्तिक एक पहलवान की तरह काम करता था। वह मेरे प्रस्तावों को परोक्ष रूप से चुनौती देता था, मेरे तरीकों पर सवाल उठाता था, और जवाब में मैं अपने दावों का खंडन करने के लिए आंकड़ों और परिणामों का उपयोग करती थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है अगर उसने पहले ही मेरे अधिकार पर संदेह की छाया डाल दी थी। मेरी सफलताओं को धीरे धीरे वह हथिया रहा था और यह हर दिन और स्पष्ट होता जा रहा था। एक सुबह जब मैं अपने कार्यालय में नोट्स देख रही थी, बेला आई। कार्तिक ने पूछा है कि क्या आप अपने विचारों को एक बार फिर साझा कर सकती हैं। उसे लगता है कि प्रस्तुति से पहले हमें तालमेल बिठाने की जरूरत है। उसने हिचकिचाते हुए कहा। शब्द शांत कमरे में गूंज उठे। उसके इरादे सच्चे नहीं लग रहे थे। वह मुझसे सीधे क्यों नहीं बात कर रहा था? मैं चिढ़ गई। कार्तिक मुझसे सीधे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोई समस्या है? बेला की आवाज में तनाव ने संकेत दिया कि उसे कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसे लगता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ है और वह सब कुछ एक साथ जोड़ना चाहता है। वह केवल सबसे अच्छा करना चाहता है, उसने जवाब दिया। लेकिन उसकी बात मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं दिला सकी। मुझे लग रहा था कि कुछ और चल रहा है। कार्तिक का हेरफेर कई तरीकों से प्रकट हो रहा था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता मेरी बेला के साथ बिगड़ते रिश्ते की थी। हमारी दोस्ती खत्म हो रही थी और हर अशांत बातचीत उस लड़ाई में एक और बाधा बनती जा रही थी जिसे मैंने नहीं चुना था। अपनी मेज पर बैठकर मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखा, जहां ग्राफ और डेटा मेरे संघर्ष को दर्शाते हुए एक दर्पण की तरह थे। हर संख्या एक कहानी कह रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि ये कहानियां कार्तिक द्वारा फिर से लिखी गई कहानी में बदल जाए। अपनी जगह पक्की करने का एक ही तरीका था, जानकारी और सहयोगियों को इकट्ठा करके अपना पक्ष मजबूत करना। मेरे विश्वासघात के बारे में जानने के बाद के दिनों में कंपनी का माहौल और भी घना और तनावपूर्ण होता गया। कार्तिक और बेला के साथ बातचीत शतरंज का खेल बन गई। मेरा हर कदम सोचा समझा होना था। मैंने तय किया कि यह समय उन सबूतों को इकट्ठा करने का है जो मेरे प्रोजेक्ट की असली मुखिया होने के तौर पर मेरी स्थिति को स्पष्ट रूप से साबित करेंगे। इस जानकारी को इकट्ठा करने में लगाया गया समय मेरे स्थान को वापस पाने में एक निवेश होगा। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में घुसी, जो मेरा युद्ध का मैदान बन गया था। वहां मैं रिपोर्ट और ईमेल में खोज करती रही, इस बात का प्रमाण ढूंढने के लिए कि कार्तिक का छल सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि एक ठोस सच्चाई है। मैंने पहले ही सीख लिया था कि एक प्रबंधक के तौर पर डेटा की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अब वही आक्रामक डेटा मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। उस सुबह जब मैं अपने ईमेल इनबॉक्स की जांच कर रही थी, मुझे एक ऐसा संदेश मिला जिसने मेरा ध्यान खींचा। ये कार्तिक का बेला को भेजा गया ईमेल था, जिसमें मेरे विचारों में बदलाव का जिक्र था, यह सुझाव देते हुए कि वह सिर्फ व्यवस्थित करेगा जो पहले से ही मेरा था। इस वाक्य ने मुझे झकझोर कर रख दिया, जिससे केवल लापरवाही से ज्यादा कुछ पता चला। अपनी कहानी को फिर से लिखने का उसका पूरा इरादा साफ दिखाई दे रहा था। अन्य ईमेल से उस छल के पैटर्न का पता चला जिसका मैंने जिक्र किया था। हर बार जब कार्तिक मेरे योगदान को खुद से जोड़ देने की कोशिश करता, मैं उसे अपने नोट्स में दर्ज करती। अब जो एक साधारण संदेशों का आदान प्रदान हो सकता था, वह मेरी पैरवी के लिए आधार बन गया। मुझे पता था कि मुझे कागज से आगे बढ़ने और इन निष्कर्षों को व्यापक दर्शकों के सामने लाने की जरूरत है। मीटिंग की रिकॉर्डिंग मेरी जांच का अगला केंद्र बन गई। मैंने उन पलों में कहे गए शब्दों को फिर से देखना शुरू कर दिया, जिन्हें टीम के भले के लिए एकत्रित किया जाना चाहिए था। कार्तिक अक्सर मेरे योगदान का फायदा उठाते हुए दिखाई देता था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। वे मेरे द्वारा बनाई गई हर चीज को कैसे नीचा दिखा सकते थे। अगर सही समय पर पेश की जाए तो ये रिकॉर्डिंग कार्तिक द्वारा मुझ पर लगाए गए हर झूठ को तोड़ ही सकती थी। गुस्सा अब एक ईंधन बन गया था। रिकॉर्डिंग में गहराई से उतरते हुए मैं उन बिंदुओं की तलाश कर रही थी जहां कार्तिक मेरी उपस्थिति को अस्थिर करता था,
मेरे विचारों को मानो वे सिर्फ बिखराव थे। जो एक सहयोगी परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, वह एक ऐसा मैदान बन गया जहां मैं किसी भी तरह से जीतने के लिए दृढ़ थी। फिर दिनचर्या में एक विराम आने पर मैंने अपने आसपास के माहौल की हालिया गतिशीलता पर विचार किया। मुझे सहयोगियों की मदद की जरूरत थी। मैंने कुछ सहयोगियों से बात करना शुरू किया, उनसे उनके अपने अनुभवों के बारे में पूछा। ज्यादातर लोगों ने सहमति जताई कि कार्तिक अक्सर अपने विचारों को अपना बताता था। यह समझ बन रही थी, और जितना ज्यादा मैं बात करती, समर्थन का नेटवर्क उतना ही मजबूत होता जाता। हर खुलासे के साथ मैं अपने आसपास एक किला बना रही थी। बातचीत जानकारी का एक उपजाऊ मैदान बन गई जिसने मेरी प्रक्रिया को मान्य किया। एक दिन एक सहकर्मी ने लापरवाही से कहा, हर कोई जानता है कि आप इस परियोजना की प्रमुख हैं। उनके शब्दों ने मुझ में एक आग जला दी। सच्चाई सिर्फ विचारों के अधिकारों का मामला नहीं था, यह हम सभी की अखंडता के लिए एक संघर्ष था। एक रात जब मैं सभी ईमेल और रिकॉर्डिंग की समीक्षा कर रही थी, मुझे एक एहसास हुआ। कार्तिक के हेराफेरी भरे व्यवहार एक सुशिक्षित लेकिन दुर्भावनापूर्ण पैटर्न में जुड़े हुए थे। हर मीटिंग में जिसमें उसने मेरे योगदान को कम करके आंका था, हर बार जब उसने कहानी को फिर से लिखने की कोशिश की थी, सच्चाई मेरे दिमाग में और मजबूत होती गई। यह समय था इन जानकारियों को एक प्रस्तुति में पिरोने का, जो असली कहानी बताएगी। जितना कुछ मैंने इकट्ठा किया था, उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सिर्फ एक तर्क ही नहीं, बल्कि एक पूरा शस्त्रागार है। हेराफेरी के निशान एक ऐसी टेपेस्ट्री में बदल गए जहां मैं अपनी सच्चाई की अपील को आधार दे सकती थी। कार्तिक और उसके धोखे के जाल पर ध्यान केंद्रित करना सिर्फ अपना स्थान वापस पाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह भी दिखाने का तरीका था कि कैसे प्रतिकूल माहौल में भी ईमानदारी और पारदर्शिता कायम रहती है। आखिरकार हर रात की नींद की कमी और हर घंटे की रिसर्च सिर्फ किसी गद्दारी का जवाब ही नहीं, बल्कि इस बात का ऐलान था कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहूंगी। उन्होंने न सिर्फ यह भुला दिया कि मैं ही इस आइडिया की जननी थी, बल्कि यह भी सोचा कि वे मेरी आवाज दबा सकते हैं। काम करने का समय आ गया था और मैं आने वाली न्याय की लड़ाई के लिए तैयार थी। मेरी सभी खोजें और योजनाएं उस पहचान की मांग में तब्दील हो जाएंगी जिसकी मैं हकदार थी। अपने शस्त्रागार में सबूतों के हर टुकड़े को जोधते हुए मैं खुद को और मजबूत महसूस कर रही थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आखिरकार रूख मेरे हैक में बदल रहा है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेरे दृढ़ संकल्प की तीव्रता बढ़ती गई। हर नए डेटा को इकट्ठा करने के साथ इस बात का यकीन और मजबूत होता गया कि मैं सही रास्ते पर हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर एक उद्देश्य की लहर उठ रही है और मैं इस लहर पर सवार होकर सच्चाई को उजागर करने वाली हूं। रणनीति आकार ले रही थी। मैंने वह सारा डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था जो मैंने जुटाया था। हेराफेरी का चित्र मेरे सामने बन रहा था। हर टुकड़ा एक पहेली की तरह फिट हो रहा था, जिसकी अंतिम तस्वीर न सिर्फ कार्तिक के विश्वासघात को, बल्कि मेरे आसपास के रिश्तों की प्रकृति को भी उजागर करेगी। मेरी नज़रें नोट्स पर तेजी से घूम रही थीं, जबकि मैं दस्तावेजों, ऑडियो और ईमेल को व्यवस्थित कर रही थी, उन्हें एक सुसंगत कहानी में बदल रही थी। एक सुबह मैंने फैसला किया कि यह समय है अपनी खोजों को एक प्रस्तुति में पेश करने का। एक घातक बचाव में तब्दील होने वाली योजना को इस तरह से पेश करने की जरूरत थी कि सभी शामिल लोग समझ सकें कि कार्तिक क्या कर रहा था। मैंने एक ऐसी मीटिंग की कल्पना की जिसमें पूरी टीम, जिसमें कंपनी का नेतृत्व भी शामिल है, प्रस्तुति के बाद सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सके। यह दृश्य प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण बदलाव की कुंजी हो सकता है। इसके लिए मुझे एक महत्वपूर्ण और साथ ही रणनीतिक सहयोग की आवश्यकता थी। मैंने कुछ ऐसे सहयोगियों को आमंत्रित किया जो भी उस नकारात्मक गतिशीलता से असंतुष्ट थे जो स्थापित हो रही थी। ये समय था कार्तिक का सामना न केवल व्यक्तियों के रूप में, बल्कि सच्चाई के लिए संघर्ष में एकजुट टीम के रूप में करने का। समर्थन का एक नेटवर्क बनाना केवल मुझे मजबूत करने का मामला नहीं था, यह कार्तिक को दिखाने के बारे में था कि उसके हेराफेरी न केवल दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि प्रसारित भी किए जा रहे हैं।
जो कार्यों के एक पैटर्न को दर्शाते हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमें जो हो रहा है उसे उजागर करने की जरूरत है। मैंने एक अनौपचारिक बैठक के दौरान तर्क दिया। सिर हिल गए। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है, बल्कि हम सभी के बारे में है। अगर वह हम में से किसी एक को चुप करा सकता है तो वह किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे सशक्तिकरण और एकजुटता की लहर ने भर दिया। मुझे पता था कि मुझे एक ऐसी प्रस्तुति बनानी होगी जो निर्विवाद हो। अगले घंटों के दौरान मैंने एकत्रित डेटा को ग्राफ, स्लाइड और इन्फोग्राफिक्स में बदलने के लिए ग्राफिक डिजाइन में तल्लीन किया, जो न केवल संख्याओं को बल्कि कार्तिक द्वारा बेला के साथ आदान प्रदान किए गए गुप्त संदेशों को भी उजागर करेगा। प्रत्येक खुलासा किए गए विवरण एक फिल्म के क्लिप के रूप में काम करेगा, एक दृश्य और वर्णनात्मक तर्क का निर्माण करेगा। जैसे जैसे स्लाइड आकार लेती गईं, सामग्री एक शक्तिशाली कहानी में बदलती गई। जो एक एकांत खोज थी, वह एक सहयोगी प्रयास में विकसित होने लगी। मेरे प्रत्येक सहयोगी ने अनुभवों और अंतर्दृष्टि का योगदान दिया जो इस बड़ी पहेली में जुड़ते थे। प्रस्तुति को संकलित करते हुए चर्चाएं जारी रहीं। प्रत्येक नए जोड़ के साथ हम जिस चीज का निर्माण कर रहे थे उसमें विश्वास बढ़ता गया। फिर एक बैठक में किसी ने सुझाव दिया, क्या होगा अगर हम आधिकारिक कार्यक्रम से पहले यह प्रस्तुति दें? इस विचार ने मेरा ध्यान खींचा। हमें कार्तिक की योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले उसे उजागर करने के अवसर की आवश्यकता थी। यह एक जोखिम था, लेकिन तत्काल कार्रवाई के एड्रेनालाइन ने उत्साहित किया और इस तरह योजना आकार लेने लगी। उस रात प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए उन सभी चेहरों की छवि अचानक मेरे दिमाग में आई। मैं एक युद्ध के मैदान में प्रवेश करने वाली थी और खुशी की ओट आई। मैं न केवल अपने लिए लड़ रही थी, मैं उन अन्य महिलाओं के लिए लड़ रही थी जिन्होंने चुपचाप पीड़ित किया था, उन सभी के लिए जिन्होंने अभी तक खड़े होने और बस कहने की हिम्मत नहीं पाई थी। निर्धारित दिन पर कंपनी में माहौल तनाव से विद्युतीकृत था। उत्सुकता और भय का मिश्रण हमारे बीच फैलता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही मैं बैठक कक्ष में गई, सभी चुप हो गए, इंतजार कर रहे थे। मैं और मेरे समर्थन समूह दृढ़ता से केंद्र में खड़े हुए। मैंने भावनाओं को व्यक्त किया और कार्तिक द्वारा किए गए अंधकार को साझा किया। प्रस्तुति एक नदी की तरह बहती रही। प्रत्येक स्लाइड, प्रत्येक ग्राफ के साथ चित्र अधिक स्पष्ट होता गया। कार्तिक द्वारा बनाया गया झूठ का चक्र ढहने लगा। गलतफहमी के भाव सदमे में बदल गए और कुछ मामलों में आक्रोश में। प्रत्येक नए खुलासे के साथ मैंने देखा कि शब्द अब जीवन ले रहे थे। मजबूत सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बेला दर्शकों के बीच थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे पता था कि कार्तिक यह सहन नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है। उसके धोखे को उजागर करने का कार्य एक परिवर्तनकारी कदम था। जाल में एक प्रमुख टुकड़ा हटा दिया गया था। कार्तिक की जो भी उम्मीदें थीं कि वह श्रेय लेगा, वे तेजी से कमजोर होती गईं। प्रस्तुति का मुख्य भाग तब आया जब मैंने उनके बीच हुए ईमेलों का आदान प्रदान दिखाया। गुप्त षड्यंत्रों की एक श्रृंखला, विश्वासघात की एक गतिशीलता। माहौल इतना शांत था कि उपस्थित लोगों की सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो अपनी भावनाओं को संभाल रहे थे। पल बढ़ाता जा रहा था। अंत में कमरों में फुसफुसाने की लहर दौड़ गई। मेरी टीम की आवाजें समर्थन में बुलंद होने लगीं। न्याय बहाल हो रहा था। कार्तिक घिर गया था और लाचार था, और उसके चारों ओर यह पहचान उभर रही थी कि उसकी रणनीतियां सबके सामने थीं। हम केवल किसी परियोजना के लिए यहाँ नहीं हैं, हम अपनी गरिमा के लिए, सत्य के लिए यहाँ हैं। मैंने लगभग सांस रोककर लेकिन दृढ़ता से कहा, यह केवल मेरे बारे में नहीं था। यह टीम वर्ग के भविष्य के बारे में था, जहां सम्मान कायम रहना चाहिए। कमरा तालियों से गूंज उठा और निराश कार्तिक की उपस्थिति के बावजूद जीत की एक गूंजती हुई भावना थी। यह सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी। मैंने न केवल अपने सत्य के लिए
बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के सत्य के लिए संघर्ष किया था। मुझे लगा कि मेरी कहानी आखिरकार प्रकाश में आने लगी है। वे भूल गए थे कि मैं ही इस विचार की रचयिता हूं और अब सच्चाई सामने आ रही थी। मेरी प्रस्तुति के समाप्त होने के बाद जो खामोशी छा गई वह तनाव से भरी हुई थी। कार्तिक, जो पहले इतना आत्मविश्वासी और करिश्माई था, अब उन लोगों की सामूहिक निगाहों के नीचे छोटा लग रहा था जिन्होंने कभी उसकी छवि की प्रशंसा की थी। उसकी आंखों में गुस्सा यह बता रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना है। मैंने प्रस्तुति समाप्त कर दी थी, लेकिन संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। मुझे मिली सीधी तालियां मुक्ति की लहर की तरह थीं। मेरे सहयोगियों ने खड्डा होकर कमरे को सामूहिकता की भावना से भर दिया, जो मुझे पता नहीं थी कि मैं ढूंढ रही थी। ये केवल मेरे काम की रक्षा के बारे में नहीं था, बल्कि एक जोरदार आवाज थी कि सहयोगी माहौल में विश्वासघात अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्तिक अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, खड़ीडीरा होकर अपने मुंह से शब्दों को निकाल रहा था, जैसे कोई कांटा घाव में चुभ गया हो। यह अस्वीकार्य है, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज दबी हुई गुस्से से कांप रही थी। ये बेबुनियाद आरोप हैं और आप सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। उसका हताशा स्पष्ट थी, एक घिरे हुए खिलाड़ी का आखिरी कार्य। लेकिन कमरा अब उसके साथ नहीं था। जो पहले एक बंदी दर्शक था, अब उसकी खाली बकवास को अविश्वास से देख रहा था। बेला, जो पहले उसकी वफादार साथी थी, चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा भ्रम से चिह्नित था। जिस न्याय की मैंने हाल ही में तलाश की थी, वह मेरी आंखों के सामने साकार होने लगा था। आपको लगता है कि आप अपने भाषण से सच्चाई को मिटा सकती हैं? मैंने पूछा, उसकी नजरों से नहीं बचती हुई। यहाँ सबूत हैं कार्तिक, यहाँ वह प्रमाण है जिसे आप सभी को पहचानने की जिम्मेदारी है। ये ईमेल, ये रिकॉर्डिंग, सब कुछ दर्ज है। जो केवल एक कॉरपोरेट प्रस्तुति नहीं थी, वह एक समाधान का कार्य बन गया था। औरोबोरोस, जहां मैं काम करती थी, हमेशा से ही नवाचार का गियरज रहा है। लेकिन नवाचार केवल सम्मान और ईमानदारी के माहौल में ही पनप सकता है। इस वास्तविकता को स्पंदित करने और उन संबंधों का विस्तार करने का समय आ गया था जो अविश्वास या प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे। और कार्तिक द्वारा रोज खेले जाने वाले खेलों को समाप्त करने का। मुझे एहसास हुआ कि यह न केवल एक व्यक्तिगत कहानी को तोड़ने का, बल्कि विश्वासघात के उसी पैटर्न को तोड़ने का मौका है जो काम के रिश्तों में छिपा हो सकता है। कार्तिक को बेनकाब करना ही काफी नहीं था। मुझे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि ऐसा व्यवहार स्वीकृत मानदंड न बन जाए। मुझे वह बदलाव बनना था जो मैं देखना चाहती थी। मेरे आसपास की बातचीत गर्म होने लगी। कुछ सहकर्मी जो शुरू में घबराए हुए थे, खड्डे होने लगे, अनुभव साझा करने लगे और उस हेरफेर के खिलाफ विद्रोह करने लगे जो वे देख रहे थे। कार्तिक, आप हम सभी की अखंडता की दीवार से टकराते रहे हैं, एक पूर्व सहकर्मी ने कहा। हम उम्मीद करते थे कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग हमें ऊपर उठाने के लिए करेंगे, न कि हमें गिराने के लिए। मुझे एहसास हुआ कि यहां जो बन रहा है वह सवालों की एक लहर है जिससे कार्तिक निपट नहीं पाएगा। वह इधर उधर देख रहा था, उस समर्थन की तलाश में जो अब उपलब्ध नहीं था। जो पहले एक आयामी शक्ति गुफा थी, वह अब ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए एक मंदिर में बदल रही थी। मुझे स्पष्ट करने दो, कार्तिक ने कहा, अपनी स्थिति की गंभीरता को लगभग समझ नहीं पा रहा था। यह प्रस्तुति सिर्फ एक खेल है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो आप नुकसान में रह जाएंगी। नुकसान में? यहां सभी खोज की इस यात्रा को अपनाते हैं, मैंने जवाब दिया। कमरे को एकजुटतापूर्ण वातावरण में शामिल किया। सभी की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं और कमरे की ऊर्जा सच्चाई के पक्ष में बदल रही थी। मैं यहां किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हूं, बल्कि सभी ने जो काम किया है उसकी गरिमा को बचाने के लिए हूं। हम उसकी हेरफेर को मानदंड नहीं बनने दे सकते। कमरा तुरंत मेरी ओर बढ़ती हुई ऊर्जाओं से गूंज उठा, जैसे कि एक राजनीतिक बल क्षेत्र दांव पर लगा हो। मेरे कई सहयोगियों ने अपनी स्थिति में दृढ़ता से खड़ा होना शुरू कर दिया। कार्तिक ने पलटवार करने की कोशिश की,
लेकिन उसका अस्थिर भाषण जो हो रहा था उसके ठोस प्रमाण के बीच प्रभाव खोने लगा। एक बार फिर मैंने अपनी आवाज उठाई। यहां महत्वपूर्ण मैं नहीं हूं और न ही आप, कार्तिक। जो महत्वपूर्ण है वह काम का सम्मान करना, उपलब्धियों को पहचानना और महत्वाकांक्षा को कार्यस्थल के लिए जहर नहीं बनने देना है। ये शब्द कमरे में गूंज उठे, सच्चाई का एक ऐसा रोना जो गूंजता रहेगा। हमने वास्तव में जो मायने रखता था उसकी रक्षा के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया। कार्यालय में माहौल स्पष्ट रूप से बदल गया था। दीवारें जो पहले दमनकारी लगती थीं, अब एक पुनर्जीवित टीम की ऊर्जा से कंपित हो रही थीं, जिसने न केवल सच्चाई का समर्थन करने का फैसला किया था, बल्कि कंपनी की संरचनाओं में इसकी रक्षा भी करने का फैसला किया था। जैसे ही मैं गलियारों से गुजरती थी, मुझे प्रोत्साहन की फुसफुसाहट और साथी भावना की झलकियां दिखाई देती थीं। हम अब केवल सहकर्मी नहीं थे, अब हम एक नई संस्कृति के रक्षक थे जो सम्मान और पारदर्शिता में जड़ें जमाना चाहती थी। प्रस्तुति के बाद कंपनी के दिशा निर्देशों पर चर्चा शुरू हो गई। कार्तिक के कार्यों के परिणाम न केवल बैठकों में बल्कि पूरे विभाग में होने वाली अनौपचारिक बातचीत में भी एक केंद्रीय विषय बन गए। प्रबंधन ने कार्तिक और बेला के कार्यों पर एक आंतरिक जांच शुरू करने का फैसला किया था और अब यह स्पष्ट था कि सत्य का प्रकाश अब बुझाया नहीं जा सकता था। मैं रुक नहीं सकती थी। आगे बढ़ने और हर नए कदम के लिए खुद को तैयार करने का समय आ गया था। अपने सत्य की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की प्रेरणा कि हमने जो सबक सीखा है उन्हें भुलाया नहीं जाएगा ने मुझे निर्देशित किया। जल्द ही मैंने कंपनी के नेतृत्व के साथ एक बैठक बुलाई। जैसे ही मैं अपनी खोजों को विस्तार से प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही थी, हवा में अपेक्षा थी। मैं न केवल कार्तिक के विश्वासघात बल्कि इसके ओरोबोरोस की संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करने के लिए तैयार थी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि हेरफेर की कहानी केवल दंड में ही समाप्त न हो, बल्कि कंपनी के सहयोगी माहौल में वास्तविक बदलाव लाए। अपने तेज दिल के साथ मैं अपने स्लाइड्स, ग्राफ और उस कथा से लैस होकर बैठक कक्ष में गई जिसे मैंने बुना था। मुझे प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, मैंने अपनी आवाज में आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा। आज मैं न केवल कार्तिक के कार्यों बल्कि उनके हमारे दल पर पड़े प्रभाव और हम इसे अपने दिशा निर्देशों और अखंडता को मजबूत करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं को चित्रित करने की आशा करती हूँ। मेरे द्वारा दिखाए गए प्रत्येक स्लाइड कार्तिक द्वारा विचारों के आदान प्रदान में शुरुआती विश्वासघात से लेकर टीम की आवाज को सुनाने के लिए एक स्थान के विकास तक परिवर्तन की आवश्यकता को सामने लाया। आश्चर्य के कोका कोला आश्चर्य के भावों में बदल गए। वे कर्मचारी थे जिन्होंने खुद को असुरक्षित महसूस किया था, लेकिन अब वे अपने काम के माहौल को बेहतर बनाने के विचार के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे थे। ये एक ही गलती के बारे में बातचीत नहीं है, बल्कि टीम वर्क में हमारे दृष्टिकोण के बारे में है, मैंने दृढ़ता से कहा। हमें ऐसे तंत्रों की आवश्यकता है जो सुनिश्चित करें कि हमारी बातचीत सम्मान और ईमानदारी पर आधारित हो। हम यह अनुमति नहीं दे सकते कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सामूहिक कार्य की पहचान को पार कर जाए। मेज के चारों ओर चर्चाएं घूमती रहीं और मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही बातों की प्रभावशीलता वायरस की तरह फैलने लगी। प्रबंधन सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा था और कुछ आवाजों ने आंतरिक नीति में सुधार के विचार का समर्थन करना शुरू कर दिया। इसने न केवल माहौल पर दबाव कम किया बल्कि नए मानदंड भी लाए ताकि अब झूठ रोजमर्रा की बातचीत में जड़ न जमा सकें। जैसे जैसे माहौल बेहतर होता गया, मैंने बैठक के महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान केंद्रित किया, कार्तिक और बेला पर लगाए जाने वाले परिणाम। सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कंपनी को परिणामों को सूक्ष्मता से लेकिन दृढ़ता से संबोधित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सभी को पता चले कि सत्य को न केवल सहन किया जाएगा बल्कि उसकी रक्षा भी की जाएगी। मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम उचित कदम उठाएं, जिनमें टीम में उनकी जिम्मेदारियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल हो। मैंने उस नई वास्तविकता के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा जो हम बना रहे थे। कार्तिक एक मूल्यवान अतिरिक्त हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इन परिणामों की अनुपस्थिति सभी को गलत संदेश भेजेगी।
कमरा हलचल मचा गया। टीम के कुछ सदस्यों ने अनुमोदन के साथ सीटी बजाई, अन्य आश्चर्यचकित होकर बड़बड़ाए। किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने का विचार, जिसका पहले सम्मान किया जाता था, एक खदान था, लेकिन अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता प्रमुख थी। प्रबंधन का निर्णय तेज था। जैसे ही चर्चा जारी रही, जांच जारी रहने तक कार्तिक को उनकी जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से हटा दिया गया। बेला, जो अपने कार्यों के कारण अति उत्साहित लग रही थी, को भी परामर्श और मरम्मत की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया। मीटिंग नंतर खोलीतून बाहेर पडताना मला समाधान आणि दिलासा यांचे मिश्रण जाणवले। न्याय, जरी तो तात्काळ रामबाण उपाय नसला तरी, अनंत कंपनीच्या 9व्या अध्यायाचा भाग बनत होता। आधीच्या दमट वातावरण आता सहकार्याच्या सारांसह धडधडत होते। तथापि या बदलांसह एक नवीन जबाबदारी निर्माण झाली। माझ्या टीमसाठी मी ज्या रूपांतर स्वप्न पाहिले होते ते फक्त प्रकटीकरणावर अवलंबून नव्हते, ते आम्ही सुरू केलेल्या संस्कृतीच्या सतत विकासावर अवलंबून होते। मला आता हे सुनिश्चित करणे आवश्यक होते की प्रत्येकाला सुरक्षित वातावरणाचे महत्त्व माहीत आहे, जिथे प्रत्येक आवाज ऐकला जाऊ शकतो। या विचारांसह मी टीमच्या अनुभवांवर चर्चा करण्यासाठी दरमहा बैठका आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला। हे एक मंच बनतील जिथे प्रत्येक सहकारी त्यांचे विचार आणि काळजी कोणत्याही प्रतिशोधापासून मुक्तपणे शेअर करू शकतील। जर आपण मिळवलेले राखले नाही तर आपण लढलेली लढाई सहजपणे विसरली जाऊ शकते। ज्या वादलातून मी काढून टाकले तेथून एक खरा एकता भाव निर्माण झाला। मी पाठिंब्याची भेटी बनताना पाहिली जिथे सहकारी एकमेकांना सांत्वना आणि प्रेरणा देण्यासाठी एकत्र येत होते। जे आधी असुरक्षित वाटत होते ते आता सक्षम झाले होते। त्या कार्यालयात एक बंधन निर्माण होत होते। जी भिंती खूप जवळ होती ती आता दूर होत होती, ज्यामुळे कल्पना आणि अनुभव मुक्तपणे वाहू शकत होते। जो भीती आधी क्षमतेवर अंधार पसरवत होती ती आता विरल होती आणि रूपांतर पूर्ण कार्यान्वित होत होते। सत्य ही लढाई फक्त माझी लढाई नव्हती, ती आता त्या सर्वांची होती ज्यांनी तिला डोळ्यांनी पाहिले होते। मी ती प्रकाशात आणली होती आणि मला आशा होती की हे रूपांतर टिकेल। तो जेव्हा मी क्षितिजकडे पाहिले तेव्हा एक नवीन अध्याय आकार घेत होता। त्यांना विसरले होते की मी या कल्पनेची लेखिका आहे, पण आता सत्याने त्याचे स्वरूप धारण केले होते आणि संपूर्ण कंपनीत प्रतिध्वनित होत होते। न्याय आणि प्रामाणिकतेची लढाई फक्त सुरू झाली होती आणि मी तिचा भाग राहण्यासाठी येथे आहे। रूपांतरित झालेल्या बैठकीनंतर अनंतमध्ये वातावरण आता सहकार्य आणि आदराने भरले होते। ज्या आवाज आधिमुख होते, दुर्लक्ष होण्याच्या भीतीने, आता उघड चर्चेत प्रतिध्वनित होत होते। मी जे दरमहा बैठका लागू केल्या त्या सुरक्षित जागा बनवल्या होत्या, जिथे प्रत्येक जण त्यांचे विचार आणि काळजी कोणत्याही भीतीशिवाय शेअर करू शकत होते। प्रत्येक बैठक ही आठवण होती की आम्ही एकत्रितपणे अधिक निरोगी वातावरण निर्माण करत होतो। या बदलांसह एकता स्पष्ट झाली। जे सहकारी आधी बोलण्यास संकोच करत होते ते आता एकमेकांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र येत होते। मला आठवते की जेव्हा एका सहकारीने पहिल्यांदाच एक नवीन कल्पना मांडली, सर्वांच्या प्रोत्साहन आणि प्रशंसने दाखवले की सर्जनशीलता स्वागतार्ह आहे। हा क्षण आमच्या टीमच्या नवीन गतिशीलतेचे प्रतीक होता। सादरीकरणाचा प्रभाव आणि व्यवस्थापनाच्या नंतरच्या निर्णयांच्या कंपनीच्या आत आगीसारखा पसरला। कार्तिकच्या अलग होण्याचा भाग नीती आणि जबाबदारीवर चर्चेचा केंद्रीय बिंदू बनला। प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी स्पष्ट केली की महत्वाकांक्षा आदरावर मात करू शकत नाही आणि ही नवीन संस्कृती राखण्यात मदत करण्याची जबाबदारी माझी जबाबदारी बनली। कार्तिक आता एक नकारात्मक उदाहरण, आता एक आदरणीय सहकारी नव्हता, परंतु असीम महत्वाकांक्षेच्या धोक्यांबद्दल एक धडा होता। बेला दुसरीकडे पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत होती। मी तिला पुनर्प्रतिष्ठित करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला। तिला अभिप्राय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आणि तिच्या अनुभवांना शेअर करण्याची संधी दिली। यामुळे तिला फक्त विश्वास निर्माण करण्यास मदत होणार नाही तर ते दाखवेल की
सुधारणेचा मार्ग अनुसरण्याजोगा आहे. परिणाम दिसू लागले. पाठिंब्याच्या आणि सहकार्याच्या संस्कृतीला फले मिळत होती. संभाषणे अधिक उघड झाली. आधी मंद असलेले विचार आता संघात जोमाने भरले होते. जो भीती आधी राज्य करत होता ती विरल होत होती, ज्यामुळे सर्व सहकारी स्वतःला बदल प्रक्रियेचा अभिन्न भाग समजायला लागले. जेव्हा संघ एकत्रितपणे काम करत होता तेव्हा मला लक्षात आले की माझी लढाई फक्त एका वेगळ्या प्रकरणात न्यायासाठी नव्हती. ही आमच्या कंपनीतील नवीन मानकांची संरक्षणाची लढाई होती. फक्त विश्वासघाताचे प्रदर्शन करण्याऐवजी मी ही परिस्थिती वाढीच्या आणि शिकण्याच्या संधीत बदलली होती. एका दुपारी जेव्हा मी माझ्या कार्यालयाच्या खिडकीतून बाहेर पाहिले तेव्हा मला सहकार्यांचे गट एकत्रितपणे बसलेले, त्यांचे विचार शेअर करत, हसत आणि संबंध निर्माण करत पाहिले. जो वातावरण आधी दमट होते ते आता आशावादी आणि नाविन्यपूर्ण कंपन्यांनी भरले होते. एक खरे क्रांती सुरू झाले होते आणि मी तिच्या मनात होते. मग मला लक्षात आले की हे परिवर्तन जरी माझ्या सत्यासाठी झालेल्या लढ्याने सुरू झाले असले तरी ते एक सामूहिक आंदोलन बनले होते. जे आधी माझा वैयक्तिक प्रश्न होता ते आता सर्वांचा प्रश्न बनला होता. प्रत्येक व्यक्ती हाच प्रयत्न करत होती की आपण मिळवलेले विसरले जाणार नाही. अनंत केवळ एक तंत्रज्ञान कंपनी राहणार नाही, ती एक निरोगी कार्यक्षेत्राचे उदाहरण म्हणून आकार घेत होती. जुने मानक आव्हान देत आणि सर्व पातळ्यांवर पारदर्शकता धोरण लागू करत होती. कंपनी एक अशी जागा देखील बनत होती जिथे नीती हा मूलभूत मूल्य होता. केवळ एक धोरण नव्हते तर सर्व संचालनाच्या दैनंदिन जीवनात रुजलेले होते. माझ्या सर्व लढाईचे वजन वाढत्या कृतज्ञतेत बदलत होते. सत्यासाठी झालेला संघर्ष केवळ एका मायावी कृत्यापासून दूर होतो. ते सर्वांसाठी सशक्तीकरणाची जागा तयार करण्याबद्दल होते. विपत्तींचे तालमेलमध्ये बदलण्याची हे सौंदर्य होते. जेव्हा मी पुढील बैठकीची तयारी करत होतो तेव्हा सिद्धीची लाट माझ्यावर आली. मला माहीत होते की प्रामाणिकपणा आणि आदरासाठी लढाई येथे संपणार नाही, परंतु मी लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांना विसरले असू शकते की मी या कल्पनेची लेखिका आहे, पण आता सत्य आपला सहकारी बनला होता. वह भविष्य जो मैंने देखा था वह सहयोग का भविष्य था, जहां ईमानदारी सभी कार्यों का आधार थी. यात्रा अभी शुरू हुई थी और मैं आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी. कार्तिक के तरीके से नहीं, बल्कि साहस, एकता और सत्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ. यह एक नया अध्याय था और अनंत के परिवर्तन की कहानी अभी शुरू हो रही थी.